नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे खालिस्तान के बारे में, भिंडरावाले के बारे में और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। बैकग्राउंड से लेकर के चलेंगे कि पंजाब में किस तरीके से ऑटोनॉमी की बात हुई, फिर कैसे एक्सट्रीमिज्म आया, खालिस्तान की डिमांड किस तरीके से राइज हुई, भिंडरावाले किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, कैसे उसका राइज हुआ और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों लॉन्च हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंजाब किस तरीके से दिखता था 1947 से पहले। ये आप देख सकते हैं, ये जो नक्शा है पंजाब का बिफोर 1947 ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। अब इसके बाद पंजाब का पार्टीशन हो जाता है, इंडिया का पार्टीशन होता है, पंजाब का भी इसमें पार्टीशन होता है। वेस्ट पंजाब चला जाता है पाकिस्तान में और जो ईस्टर्न साइड होता है वो आ जाता है इंडिया में। ये होती है हमारी पंजाब स्टेट 1947 के बाद से। इस पंजाब स्टेट में एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है अकाली दल। इसके लीडर होते हैं मास्टर तारा सिंह। अब ये जो डिमांड रखते हैं वो डिमांड होती है पंजाबी सूबा की। ये एक डिमांड रखते हैं कि एक सेपरेट पंजाबी सूबा होना चाहिए, एक सेपरेट पंजाबी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग लोग जो है उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि हिंदी स्पीकिंग रीजन्स जो है उसको पंजाब से अलग कर दिया जाना चाहिए और पंजाबी और हिंदी स्पीकिंग रीजन्स दो अलग अलग स्टेट्स होने चाहिए। इनका कहना था कि पंजाब में पंजाबी विद गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ये एक स्पेसिफिक डिमांड रखते हैं, ये जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी पंजाब की। ये डिमांड ये रखते हैं। ये डिमांड ये आगे भी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है उसके सामने रखते हैं, एसआरसी के सामने। बेसिकली एसआरसी एक ऐसा कमीशन था जिसको बनाया गया था टू लुक इनटू डिमांड ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ठीक है, लिंग्विस्टिक डिमांड ऑफ स्टेट्स को देखने के लिए। अब एसआरसी जो होता है वो इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, अगर आपको जानना है ये पूरे पंजाब किस तरीके से फॉर्म हुआ था, पूरा डिटेल में मैंने कवर कर रखा है एक दूसरे वीडियो में, उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो एसआरसी ने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एसआरसी ने एक छोटी डिमांड मानी थी कि पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है उसको मर्ज कर दिया जाए पंजाब में। तो पंजाब में उसको मर्ज कर दिया गया 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ पार्लियामेंट में उसके बाद। ठीक है, तो 1956 में क्योंकि पंजाबी सूबा के डिमांड को कंसीड नहीं किया गया तो अकाली दल की तरफ से मूवमेंट बहुत तेज हो गया। दूसरी तरफ जो हिंदी स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस निकले उनकी तरफ से भी मूवमेंट काफ़ी तेज हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बन गया ये एक सिख ऑर्गेनाइजेशन बन गया और ये जो ग्रुप से ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म इन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे सिख वर्सेस हिंदू हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, कम्युनल क्लैशेस यहाँ पे होने शुरू हो गए, कम्युनलिज्म यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ गया धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और भी मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फाइनली 1966 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कंसीड कर दी पंजाबी सूबा की डिमांड। एक पंजाब अलग स्टेट निकाला गया जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग मेजॉरिटी होगी। दूसरी तरफ हिंदी स्पीकिंग एक अलग स्टेट बनाई गई जिसका नाम रखा गया हरियाणा। इनके बीच में जो एक कॉमन कैपिटल होगी उसका चंडीगढ़ को कैपिटल बनाया गया। चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश जो भी एक यूनियन टेरिटरी थी उसमें भी कुछ यहाँ पे रीजन्स जो है वो मर्ज कर दिए गए। तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1966 में पंजाब स्टेट का। ठीक है, अब देखिए ये जो मेजर डिमांड थी पंजाबी सूबा की, जो मेजर डिमांड थी अकाली दल की, उसको तो कंसीड कर दिया गया। तो अब अकाली की पॉलिटिक्स किस बेसिस पे चलेगी ये अकाली को भी नहीं पता था एक्चुअली। तो अब उनको नहीं पता था कि वो आगे क्या पॉलिटिकल डिमांड रखें। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी पॉपुलर अपील जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गई और उनका इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे गिरने लगा। अगर वो सरकार बनाते थे तो भी अलायंस में या कोलिशन गवर्नमेंट ही वो फॉर्म कर पाते थे। तो अपनी पॉपुलर अपील को रीगेन करने के लिए 1973 में अकालीज लाए थे एक रेजोल्यूशन जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। 1973 में ये रेजोल्यूशन लाया गया था। आनंदपुर साहिब बेसिकली जगह का नाम है पंजाब में। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली बात की गई फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म क्या प्रिंसिपल है? फेडरलिज्म ये प्रिंसिपल है कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाएगी। किसी भी एक फेडरेशन में या यूनियन में स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए सेंटर से। ये होता है फेडरलिज्म, है ना, एकदम जनरल भाषा में। तो ये जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया तो इसमें फेडरलिज्म की बात की गई। इसमें बोला गया कि आप पंजाब और दूसरी स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दीजिए। ठीक है, और साथ के साथ बोला गया कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बस ये 4 सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे, बाकी सारे स्टेट्स के पास जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल बात कर रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली पंजाब की बातें इन्होंने ऑब्वियसली ज़्यादा करी थी। उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दो पंजाब को। ठीक है, ये जो कॉमन अभी कैपिटल बनी हुई है अब ये टोटली आप इसको पंजाब को दे दो। शेयर ऑफ रिवर जो है, जो रिवर्स फ्लो होती है जैसे रवि, ब्यास, ये जो रिवर्स होती है अभी पंजाब शेयर करता है राजस्थान और हरियाणा के साथ। तो उसका जो शेयर है वो ज़्यादा पंजाब को जाना चाहिए। आज भी ये डिस्प्यूट बना हुआ है, रिवर डिस्प्यूट बना हुआ है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में। उसके अलावा सिख माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की बात की, लैंड रिफॉर्म्स फॉर पुअर लैंडलेस फार्मर्स उनकी बात की गई।
एक कोटा की बात की गई कि आर्म फोर्सेज में सिखों का एक अलग कोटा होना चाहिए। तो बेसिकली ये पूरा डॉक्यूमेंट आया था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को कहा जाता है। तो इसमें ऑटोनॉमी की बात क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है, इंदिरा गांधी का ऐसा कहना था कि जो रेजोल्यूशन है ये अलगाववादी है, ये सेसेशन की बात करता है। आप अभी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेसेस हैं जो थोड़ा सा सेसेशनिस्ट हैं, है ना, अलगाववादी भाव के हैं, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब देखिए ये बात हो गई पूरी अकाली दल की। अकाली दल ने किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स आगे ग्रूम करी और किस तरीके से उन्होंने अपनी आगे पॉलिटिक्स उनकी इवॉल्व हुई। अब हम बात करेंगे खालिस्तान की। खालिस्तान बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट है जो डिमांड करता है एक सेपरेट खालिस्तान, एक सिख नेशन, है ना। यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात नहीं है। अकाली दल क्या करता था? अकाली दल ऑटोनॉमी की बात करता था, ये बात करता है सिख नेशन की। 1970 में जगजीत सिंह चौहान ने इसकी नींव रखी थी। 1970 में लंदन में खालिस्तानी मूवमेंट की स्थापना हुई। 1971 के बाद से उन्होंने सिख डायस्पोरा को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। नॉर्थ अमेरिका और लंदन का जो सिख डायस्पोरा था, यानी कि वो सभी सिख जो भारतीय थे और जो बाहर रह रहे थे, उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। खालिस्तानी की जो डिमांड थी उसको प्रोपोगेट करना शुरू किया। 79-80 में उन्होंने मल्टीपल काउंसिल्स बनाए अब्रॉड और इंडिया में भी। 1980 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान जो है वो फॉर्म हो चुका है और अपने आप को उसका इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। तो ये था खालिस्तानी मूवमेंट। अब ये जो मैप है आप देख सकते हैं, इसमें वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब और आसपास की कुछ टेरिटरीज मिला करके ये पूरा खालिस्तान का एक मैप इन्होंने जारी किया था, ठीक है। तो ये है खालिस्तान की डिमांड। आज भी ऐसे ट्रेसेस चलते हैं लेकिन उतने इंटेंस नहीं जैसे पहले चला करते थे, उसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया खालिस्तान। तो दो हमने देख लिए पॉलिटिकल यहाँ पे जो फोर्सेस, एक हमने देखा अकाली दल और एक है खालिस्तान, ठीक है। अब एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है वो है जर्नैल सिंह भिंडरावाले की। जर्नैल सिंह भिंडरावाले बेसिकली 1970s से इसका राइज होना शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है ये स्टूज था कांग्रेस का। संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह जो कांग्रेस लीडर्स थे, इन्होंने ग्रूम किया था इसको टू काउंटर अकाली दल इन पंजाब, और आईएनसी की पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, सिख वोटों को डिवाइड करने के लिए इसको ग्रूम किया था ताकि अकाली दल के सिख वोट बढ़ जाएं। लेकिन उनको नहीं पता था कि बाद में ये ही आ करके इनको चैलेंज कर देगा, ठीक है। वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अब अगर मैं इसकी सोच और इसकी आइडियोलॉजी के बारे में बताऊं तो ये काफ़ी कट्टर सिख था, एक ऑर्थोडॉक्स सिख था ये। इसके फॉलोअर्स इसको संत कहा करते थे। निरंकारियों से खासकर ये बहुत ज़्यादा नफरत करता था। निरंकारी एक अलग सेक्ट है जो फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे। साथ के साथ ऐसे ये मानते थे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद भी एक गुरु है, जो ऑर्थोडॉक्स सिख नहीं मानते। तो भिंडरावाले काफ़ी ज़्यादा डिटेस्ट करता था, उनको काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था और उन पर काफ़ी बार फ्रीक्वेंटली अटैक करता था, वर्बली भी, और बाद में तो बहुत ज़्यादा वायलेंट अटैक भी किए। 1977 में इसको दमदानी टकसाल, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स सिख का ग्रुप था, उसका हेड बना दिया जाता है। और उसके बाद दमदानी टकसाल के बैनर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस लेता है। 1978 में संत निरंकारी कन्वेंशन हो रहा होता है पंजाब में, वहाँ पे जा करके ये रेड करता है। इसका मकसद जो होता है वो होता है इसके संत निरंकारी के जो लीडर हैं, निरंकारी सेक्ट के जो लीडर हैं, उसको किल करना। लेकिन उस समय ये कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन फिर बाद में क्योंकि ये लीडर है और इसका ऑरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, इसका एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है। 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जो कि निरंकारी लीडर होते हैं, उनको ये असैसिनेट कर देता है। उसके बाद ये रुकता नहीं है। 1981 में ये जो लोग इसके अगेंस्ट डिसेंट कर रहे होते हैं उनको भी मारना शुरू कर देता है। लाला जगत नारायण उनमें से एक होते हैं। लाला जगत नारायण बेसिकली पंजाब केसरी जो कि एक अखबार होता है, उसमें भिंडरावाले के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा लिख रहे होते हैं और उसकी जो भी सोच है उसके अगेंस्ट लिखते हैं। साथ के साथ वो बोलते हैं ऐसा कि सेंसस के लोग जब हिंदी स्पीकिंग लोगों के पास जाए तो वो अपनी भाषा हिंदी बताएं। इस तरीके की बात करते हैं जो कि भिंडरावाले को पसंद नहीं आती है और वो इनको असैसिनेट करता है या करवा देता है। तो अब पुलिस तलाश में निकलती है भिंडरावाले की। भिंडरावाले कुछ समय भागता है लेकिन फिर भिंडरावाले बोलता है कि ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन मैं सरेंडर करूंगा अपने टर्म्स पे, और पुलिस ये बात मान जाती है। तो ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था पुलिस के लिए और स्टेट के लिए कि आप किसी क्रिमिनल के टर्म्स पे उसको अरेस्ट कर रहे हो। तो जब अरेस्ट हो रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं पुलिस पे स्टोन पेल्टिंग होती है और भिंडरावाले के जो फॉलोअर्स होते हैं वो जगह जगह प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। और आफ्टर 3 वीक्स भिंडरावाले को रिलीज कर दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अब ये लैक ऑफ एविडेंस था या कांग्रेस का सपोर्ट था वो तो पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट करती थी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए भिंडरावाले को। अब जब इसको रिलीज कर दिया गया तो भिंडरावाले का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये तो ऐसी बात हो गई, भिंडरावाले और उसके जो जितने भी फॉलोअर्स थे उनके बीच में ऐसी बात हो गई कि भिंडरावाले ने सेंट्रल गवर्नमेंट को हरा दिया। भिंडरावाले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस तरीके से इसका जो ऑरा था और बढ़ गया, इसकी फॉलोइंग एक्सपोनेंशियली राइज हो गई। उसके बाद इसने भड़काऊ भाषण देना शुरू किया
हिंदुओं के अगेंस्ट, निरंकारियों के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा भाषण दिए। इसने अपनी सिख ऑर्थोडॉक्सी को और भी ज़्यादा असर्ट करना शुरू किया, एक्सट्रीमिज्म प्रोपोगेट करना शुरू किया। काफ़ी ज़्यादा हिंदू और सिख में वायलेंट क्लैशेस हुए। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात इसने फिर से उठाई, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि नहीं माना तो धीरे धीरे इसने अपना जो स्टैंड था वो खालिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया। जब इसको पूछा गया मीडिया हाउस द्वारा कि क्या आपको खालिस्तान चाहिए, तो उसका कहना था कि अगर मुझे खालिस्तान दिया जाता है तो मैं मना नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है अब इसका खालिस्तान की तरफ, और ये और भी ज़्यादा एक्सट्रीम जाता है। अकाली दल और भिंडरावाले के बीच में धर्म युद्ध मोर्चा, ये एक अग्रीमेंट होता है जिसके तहत एक धर्म युद्ध मोर्चा बनाया जाता है। क्योंकि अकाली दल धीरे धीरे क्या होता है, इसकी पॉपुलर अपील कम होती जाती है। ठीक है, तो अब इसको जो सबसे पॉपुलर लीडर कौन है यहाँ पे, भिंडरावाले है, तो उसके साथ हाथ मिला करके थोड़ा सा पब्लिक एक्सेप्टेंस चाहिए होता है इसको, इसीलिए वो इससे हाथ मिलाती है भिंडरावाले से, और यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है धर्मयुद्ध मोर्चा का। लेकिन ये जो धर्मयुद्ध मोर्चा होता है जिसकी लीडरशिप भिंडरावाले के पास होती है, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रैक्टिसेस जो है करना शुरू कर देता है। 150 के करीब या उससे ज़्यादा हिंदुओं को और निरंकारियों को ये मारता है। ये घड़ी घड़ी मतलब फ्रीक्वेंटली काफ़ी ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देता है हिंदूज़ पे और निरंकारीज़ पे। हिंदूज़ काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं पंजाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लेती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका जो ऑरा है और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए ये फॉलोअर्स इसके साथ इस तरीके से घूमते थे गन्स ले करके, तो ये आप देख सकते हो फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, प्लस वायलेंस को ये सीधा सीधा प्रोपोगेट करता था। 1983 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि अब हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी। यहाँ पे मर्डर हुआ डीआईजी एएस अटवाल का, और इनका मर्डर कहाँ पे हुआ, गोल्डन टेम्पल की स्टेयर्स पे। ठीक है, एक तो सबसे पहले गोल्डन टेम्पल, फिर उसके बाद डीआईजी का मर्डर भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स ने करवाया। तो आप ये देख सकते हैं सीधा सीधा चैलेंज किया है, सीधा तमाचा मारा है स्टेट को कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे चैलेंज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे इसके बाद गवर्नमेंट ने अब कुछ सोचना शुरू किया है। इसके बाद एक और इवेंट होता है एंड ऑफ 1983 में। भिंडरावाले अपने आप को जा करके बिठा देता है अकाल तख्त में, ये जाके बैठ जाता है अकाल तख्त में। अकाल तख्त हाईएस्ट स्पिरिचुअल सीट होती है सिखों की, यहाँ पे जो बैठता है उसके ऑर्डर्स माने जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट गुरु जो है वो अकाल तख्त में बैठते हैं, और यहाँ पे जा करके ये बैठ गया तो ये बताना चाह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, अब सब मेरी सुनेंगे। इस तरीके का ये एक अपने आप को इतना बड़ा लीडर बता रहा है। इसका ये सिग्निफिकेंस है, अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लीडर ही, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। साथ के साथ यहाँ पे ये एम्यूनेशन इकट्ठे करना शुरू कर देता है। तो ये बात तो सीधी है कि ये बात करेगा नहीं, और अब ये सीधा वायलेंस के मोड में है, सीधा एक ऑल आउट अटैक और ऑल आउट वॉर के मोड में है। नेगोशिएशंस करने के एफर्ट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ, ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएशंस नहीं करती है। वो इंदिरा गांधी जो है पीवी नरसिम्हा राव जो कि उस समय होम मिनिस्टर होते हैं, उनको भेजती है नेगोशिएशंस के लिए। अकाली दल झुक जाता है, हरचंद सिंह लोंगोवाल उस समय लीडर होते हैं अकाली दल के, वो झुक जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है ऑटोनॉमी की अगर डिमांड है तो हम मान सकते हैं, लेकिन भिंडरावाले क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी एक्सट्रीम मूड में है, वो आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है किसी पीस नेगोशिएशंस को, किसी भी किस्म के अभी जो अग्रीमेंट है उसको। कि तो ये भी यहाँ पे क्लैश हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे खबर आती है, हमें इंटेलिजेंस मिलती है कि पाकिस्तान का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। पाकिस्तान को सपोर्ट है, पाकिस्तान का सपोर्ट है खालिस्तान को, खालिस्तान के लीडर्स को, भिंडरावाले को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81-83 के बीच में कई सारी ट्रिप्स होती है खालिस्तानी लीडर्स की। उसके अलावा ट्रेनिंग दी जाती है खालिस्तानी लीडर्स को, और एक्सट्रीम जो सिख्स होते हैं उनको लीडर्स देता है पाकिस्तान का ISI SSG। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है अब इस डिमांड को बैक कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके बाद जो फाइनल इवेंट होता है वो होता है फोर्टिफिकेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन फोर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, देखिए कोई अगर टेरिटरी है आपकी, आप युद्ध में जा रहे हैं, कोई टेरिटरी है तो आप उसको डिफेंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, कि ताकि जब अटैक हो तो आप उसको डिफेंड कर पाएँ और इफेक्टिवली आप उसको काउंटर कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्टिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है गोल्डन टेम्पल का, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में ही ये जो होते हैं खालिस्तानी लीडर्स भिंडरावाले और जो इसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, जितने भी इसके जो आर्मी ये बनाता है, वो सब होते हैं गोल्डन टेम्पल में, और इन सभी को ट्रेन करता है। और ये फोर्टिफिकेशन करने का काम जो करता है वो इंसान होता है शुभेग सिंह। शुभेग सिंह रह चुके होते हैं मेजर जनरल इंडियन आर्मी में। 1971 में जो मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, वो इन्होंने ही बनाई थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक एक्सपीरियंस्ड
यहाँ पे आर्मी ऑफिसर जो है वो भिंडरावाले को सपोर्ट कर रहे हैं और वो फोर्टिफिकेशन करते हैं, उसकी आर्मी को ट्रेनिंग करते हैं, वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये फाइनल क्यों बन जाता है गवर्नमेंट के लिए कि अब हमें क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। पहले ए एस अटवाल का मर्डर हो गया, भिंडरावाले का एक्सट्रीमिज्म चल ही रहा है, भिंडरावाले अकाल तक पे जाके बैठ गया, पीस नेगोशिएशंस फेल हो गए और अब फोर्टिफिकेशन भी हो गया, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है ऊपर से, वो भी अलग। ठीक है, तो अब फाइनल क्यों मिलता है गवर्नमेंट को कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एक प्लान, एक ऑपरेशन प्लान करती है, इसका नाम होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून को ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, 1 जून 1984। ठीक है, ये इसके लीडर होते हैं, इनकी लीडरशिप में ये ऑपरेशन कंडक्ट होता है। इनका नाम है KS ब्रार, कुलदीप सिंह ब्रार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेशन मेटल और ऑपरेशन शॉप। ऑपरेशन मेटल बेसिकली वो वाला कंपोनेंट है जहां पे आर्मी को मिलिटेंट्स को निकालना है गोल्डन टेम्पल से, है ना, उसको फ्लश आउट करना है। जितने भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जितने रिफ्यूज ले रखा है गोल्डन टेम्पल में, उनको हमें निकालना है, पहला। दूसरा ऑपरेशन शॉप, यहाँ पे पूरे पंजाब में जितने भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट हाइडआउट्स है, जो छुपे हुए हैं कुछ लोग और एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं और हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं या निरंकारियों पर अटैक कर रहे हैं, जो वायलेंस यहाँ पे फैला रहे हैं, उनको पकड़ करके हमें मारना है या फिर उनको दबोचना है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 यहाँ पे इसके सब मिशंस है, ऑपरेशन मेटल और ऑपरेशन शॉप। ठीक है, तो अब जब ये ऑपरेशन लॉन्च होता है, पूरा पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है पूरा। ठीक है, 1 और 2 जून को तैयारी शुरू होती है, इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन होता है। जून 3 से ये अटैक जो है वो शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे जो समस्या होती है वो ये होती है कि जून 3 को गुरु अर्जन देव की का जो है वो मार्टिरडोम होता है, मार्टिरडोम का दिवस होता है गुरु अर्जन देव का। और आम दिन में जितनी तादाद आती है गोल्डन टेम्पल में, उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे तादाद आई हुई होती है। तो ये एक चैलेंज होता है इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन फिर भी ऑपरेशन, क्योंकि अब चीज़ें पीक पे जा चुकी है और ऑपरेशन पूरा प्लान हो चुका होता है, तो ये ऑपरेशन कैरी आउट होता है। 3 और 4 जून को तो कुछ जो पेरिफेरल जो फोर्सेस होती है उनको काउंटर किया जाता है और उनको खदेड़ दिया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा। लेकिन 5 और 6 जून को सबसे ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे अटैक जो है वो कैरी आउट होता है अकाल तख्त पे। क्योंकि 5 जून को बहुत तरीके से अटैक नहीं हो पाता है अकाल तख्त पे, तो 6 जून को टैंक्स ऑर्डर किए जाते हैं। तो टैंक्स ऑर्डर किए जाते हैं, गोल्डन टेम्पल में टैंक्स चलवाए जाते हैं और अकाल तख्त पे अटैक किया जाता है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये अटैक्स जो हुए हैं इंडियन आर्मी ने जो किए थे मिलिटेंट्स को खदेड़ने के लिए। ये आप देख सकते हैं अकाल तख्त, ये अकाल तख्त है जिसपे टैंक से अटैक करवाया गया। तो आप देख सकते हो पूरी जो बिल्डिंग है वो नियरली ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ये मैसिव अटैक था। तो अगर मैं कैजुअलिटीज़ की बात करूँ तो 3 से 6 जो मेनली यहाँ पे अटैक चला था, उसमें 4 ऑफिसर्स, तकरीबन 80 सोल्जर्स और तकरीबन 500 और लोग मारे गए थे। इसमें मेजॉरिटी जो थे वो टेररिस्ट थे, जो भिंडरावाले और उसके साथ वाले लोग, और कुछ सिविलियंस भी यहाँ पे मारे गए, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था। अब ये देख सकते हैं भिंडरावाले की डेड बॉडी, भिंडरावाले भी यहाँ पे मारा गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो मिलिट्री लेवल पे ये ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल था। लेकिन यहाँ पे एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट बनने लग गया सिखों में, देख सकते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डेमोलिशन हो गया किसका, गोल्डन टेम्पल का, जो सबसे ज़्यादा पायस माना जाता है सिखों द्वारा, सबसे बड़ा इनका रिलीजियस प्लेस है। वहाँ पे जब अटैक होता है तो ऑब्वियसली सिखों की जो भावना है उनको ठेस पहुँचती है। तो इसका आफ्टर मैच जो था वो कुछ इस तरीके से था कि एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट आया और 31 अक्टूबर 1984 कुछ ही समय बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। इनके बॉडीगार्ड सिख होते हैं, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं इंदिरा गांधी से, वो इनका असैसिनेशन कर देते हैं 31 अक्टूबर 1984 को। उसके अलावा और भी बहुत सारे आफ्टर मैच हैं। एक फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, ये भी 1984-85 में हुआ था, इसका नाम था कनिष्का। इसको बॉम्ब कर दिया गया और तकरीबन कुछ 350 या उससे ज़्यादा, तकरीबन इतने ही कुछ सिविलियंस मारे गए थे। ये जो अटैक है वो कराया था कैनेडियन एक्सट्रीमिस्ट 6 ने, क्योंकि वो गुस्सा थे ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के। उसके अलावा एक अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनमें, और हरचंद सिंह लोंगोवाल जो कि अकाली दल के लीडर थे उनमें। अब क्योंकि इन्होंने, लोंगोवाल ने राजीव गांधी से हाथ मिला लिया, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी लीडर या भिंडरावाले के जितने भी फॉलोअर्स थे, उनको काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने इनको असैसिनेट करवा दिया। ये एक और आफ्टर मैथ इसका। AS वैद्या जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय, उनका भी असैसिनेशन हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा आया था सिक्स को, और इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम था। एक
जो बहुत बड़ा आफ्टरमैथ था वो था एंटी सिख राइट्स, क्योंकि असैसिनेशन हो गया था इंदिरा गांधी का। और उनका असैसिनेशन जो किया था वो किसने किया था? उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने। तो यहाँ पे एक पोग्राम लॉन्च होता है। पोग्राम मतलब एक वेल प्लान्ड अटैक लॉन्च होता है और सिख को चुन चुन के मारा जाता है दिल्ली में। ये पोग्राम मैं साफ साफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंस है। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर ये कांग्रेस के लीडर्स हैं। ऐसा कहा जाता है इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था ये अटैक। कांग्रेस कॉम्प्लिसिट थी इस पूरे अटैक में। यहाँ पे सिखों को चुन चुन के मारा गया। यहाँ पे रेप हुए, लूट हुई, आर्सन हुई और सिखों को चुन चुन के मारा गया था, क्योंकि सिख को गद्दार माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी पे अटैक किया था, उनको असैसिनेट किया था। और राजीव गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती तो हिलती है। जब उनसे पूछा गया कि सिख राइट्स हो रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा था। तो कॉम्प्लिसिट थी कांग्रेस कहीं ना कहीं, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। ये एक बड़ा आफ्टरमैथ था। और ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई उसके बाद 1984 में, 1985, 1986 में, ऐसा नहीं है उसके बाद ख़त्म हो गई। 1986 और 1988 में फिर से अटेम्प्ट किया गया मिलिटेंट द्वारा कि वो गोल्डन टेम्पल में आए, उसको सीज कर लें और फिर एक अटैक कंडक्ट करें इंडियन स्टेट पे। लेकिन फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 बार लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। KPS गिल की अध्यक्षता में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल इन मिलिटेंट्स को खदेड़ दिया था। इनको मिसाल बनाया जाता है, KPS गिल को मिसाल बताया जाता है कि इस तरीके से ऑपरेशन हैंडल होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो मेन कॉम्प्लेक्स था उसको बिल्कुल भी खरोच नहीं आने दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो मेन कॉम्प्लेक्स था हरमिंदर साहिब, वहाँ पे भी कुछ बुलेट्स के निशान मिले थे, जिसकी वजह से भी सिख्स बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ठीक है, तो ये हुआ 1986-88 में। फिर उसके बाद हमें खबर आने लगी कि ISI फिर से ट्रेन कर रही है। बब्बर खालसा जो कि एक आर्म्ड फोर्स है सिखों की, उसको ये ट्रेन कर रही है। तो हमने फिर ऑपरेशन लॉन्च किया। 1984 में ही ये शुरू हो गया था। 1984 से 92 तक ये ऑपरेशन चला। इसका नाम था ऑपरेशन वुड रोज। ऑपरेशन वुड रोज में हमने इन सभी मिलिटेंट्स को खदेड़ फेंका और इसका जो एग्जिस्टेंस है हमने बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ दिया था। ठीक है, तो हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे यहाँ पे। 1990s तक आते आते कम होना शुरू हुआ। 1992 तक तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था पंजाब में, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए और CM बने बयान सिंह। लेकिन 1995 में इनका भी असैसिनेशन कर दिया गया। तो एक्सट्रीमिज्म अभी भी यहाँ पे बचा था। ठीक है, तो 1995 के बाद इस एक्सट्रीमिज्म में थोड़ी सी कमी आई और इतने एक्सट्रीम इवेंट्स होना बंद हुए। इतने ज़्यादा वायलेंस और अटैक्स जो हो रहे थे वो होना बंद हुए कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं होते। खालिस्तान की डिमांड आज भी होती है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है। सिख डिमांड खालिस्तान और एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन। कनाडा में भी कई सारे लोग हैं, कनाडा में आपको पता ही कई सारे सिख्स हैं, वो डिमांड करते हैं कई बार। पंजाब में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। तो ये डिमांड आज भी चलती रहती है। इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि खालिस्तान क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और ये पूरा सिनेरियो क्या था। तो ये पूरा मैंने आपको स्टोरी आपकी इसकी बता दी है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितने भी वीडियो आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।